उसी चीजों से आगे चलता हूँ। मान लीजिए जैसे डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की है, तो सबसे पहले हम डिवीजन पे बात करते हैं। माने चीजों को बांटना, माने चीजों को डिवाइड करना। अगर बाय द वे मैं आपको याद दिला देता हूँ, अगर बाय द वे मुझे 6 चीजों को, है ना, 1 2 3, ठीक है, साइज के 3 ग्रुप्स में बांटना है। तो 3 ग्रुप्स में बांटने का मतलब मैंने लास्ट टाइम पे बताया था कि 3 पॉलिथीन में रखना है। एक पॉलिथीन में सिर्फ 1 बुक जाएगी, एक में 2 बुक्स जाएंगी, एक में 3 बुक्स जाएंगी, ऐसे 6 बुक्स चली जाएंगी 3 पॉलिथीन में। तो कैसे आखिरकार मैं साइज 1, साइज 2 और साइज 3 की बुक्स रख सकता हूँ? तो अगर भाई मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट डिवाइड करना है, तो उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। उम्मीद है याद होगा। यही चीज अगर बाय द वे 6 चीजों को इसके ग्रुप्स 2 2 2 में डिवाइड करनी होती, उम्मीद है याद होगा। तो कैसे करते थे, क्या सिखाया था मैंने? क्या करो, 6 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। अब 2 फैक्टोरियल का रिपीटेशन कितनी बार हुआ? 3 बार। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितने नंबर ऑफ रिपीटेशन होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, राइट है? उम्मीद है ये सब याद होगा। तो अब थोड़ा सा इसी चीज को थोड़ा सब्जेक्टिवली अगर देखा जाए, तो अगर भाई मुझे डिवीजन करना है m+n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का 2 ग्रुप्स में जिनके साइज m और n है, तो कहना मतलब ये जैसे m और n, m+n है, ठीक है, इसको मेरे को अगर m साइज और n साइज के 2 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, तो मेरा मेथड क्या रहेगा? देखिए, अगर भाई प्रॉपर मेथड से बात की जाए, तो सबसे पहले मैं m+n चीजों में से m चीजों को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है ना, m+n चीजों में से m चीजों को सेलेक्ट कर लिया, बची रही n चीजें, फिर n चीजों में से n चीजों को सेलेक्ट कर लेंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास में फाइनली जो वेज आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? m+n cm। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा m+n फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल और नीचे n फैक्टोरियल, ऐसे सही है। और डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि अगर जिसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स m+n फैक्टोरियल अपॉन में फर्स्ट ग्रुप का साइज n, सेकंड ग्रुप का साइज n। याद आ रहा है आपको? मैंने यही तरीका सिखाया था, ठीक है ना। तो आप चाहो तो प्रॉपर वे से जा सकते हैं, चाहे डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, ये है ना, m+n का फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये तो हुआ डिवीजन। अच्छा, अभी हमने क्या किया, m+n चीजों को 2 ग्रुप्स में बांटा है, एक m साइज के, एक n साइज के। कितने ग्रुप्स में बांटा? 2 ग्रुप्स में बांटा। मैंने क्या सिखाया? 2 ग्रुप्स में बांटने का मतलब हम कैसे फील करेंगे कि हमने m+n बुक्स थी, उनमें से m बुक्स को एक पॉलिथीन में रख दिया, n बुक्स को दूसरी पॉलिथीन में रख दिया। कितनी पॉलिथीन हो गई मेरे पास? 2 पॉलिथीन। कितनी पॉलिथीन हो गई मेरे पास? 2 पॉलिथीन। पॉलिथीन लेके चलता हूं और सामने से 2 बच्चे आ रहे हैं। इन 2 पॉलिथीन को 2 बच्चों को देने के तरीके कितने हुए? माने मैं 2 पॉलिथीन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं अमॉन्ग 2 स्टूडेंट्स। अगर मेरे को 2 पॉलिथीन को 2 जनों में बांटना है तो कितने तरीके हो गए? फैक्टोरियल 2। तो टोटल अगर बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट प्रोसेस तक जाकर के देखा जाए, तो फाइनली अगर देखा जाए तो मैंने क्या क्या किया? मैंने सबसे पहले m+n बुक्स को 2 पॉलिथीन में बांटा, उसको कहते हैं डिवाइड करना। 2 पॉलिथीन में डिवाइड करा, ठीक है, एक में m बुक्स रखी, एक में n बुक्स रखी, डिवाइड हो गया। फिर डिवाइड करने के बाद 2 पॉलिथीन को 2 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का पूरा प्रोसेस 2 स्टेप का है, पहले डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। इसको मैंने कल कैसे सिखाया था? पहले काटेंगे फिर बांटेंगे, क्लियर है? पहले काटेंगे फिर बांटेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अगर भाई तो मुझे यही डिवीजन की जगह, ध्यान से देखिएगा ये वर्ड, यहां डिवीजन है, यहां डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m+n ऑब्जेक्ट्स बिटवीन 2 पर्सन लिखा जाता, तो पहले मैं क्या करता? पहले मैं डिवाइड करता इस रास्ते से। यहां तक क्या हुआ है? डिवाइड, फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। 2 चीजों को 2 जनों में बांटने का तरीका। 2 पॉलिथीन्स इन 2 किड्स। 2 चीजों को 2 बच्चों में बांटना है। तो अगर भाई 2 चीजों को 2 किड्स में बांटना है, तो उनके तरीके 2 फैक्टोरियल हो गए। थोड़ा और बढ़ाते हैं मामले को, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है m+n+p है। अब की बार उनमें से मेरी इच्छा है कि मैं m, n और p नंबर ऑफ बुक्स एक एक पॉलिथीन में डालूं। तो मेरे को कितनी पॉलिथीन की जरूरत पड़ेगी? 3 की। पहले पॉलिथीन में कितनी बुक्स जाएंगी? m, दूसरे में कितनी जाएंगी? n, तीसरे में कितनी जाएगी? p। क्लियर है? तो ये दिखेंगे कैसे? जैसे m+n+p को मैंने 3 पॉलिथीन में बांटा,
तो डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, m प्लस n प्लस p, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स होपफुली आपको याद है का फैक्टोरियल अपॉन में फर्स्ट ग्रुप का साइज का फैक्टोरियल, सेकंड ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल, थर्ड ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल। इतने तरीके से मैं क्या बना सकता हूं, 3 पॉलिथीन्स में डिवाइड कर सकता हूं। हम 3 पॉलिथीन्स में एक में m बुक्स, एक में n बुक्स, एक में p बुक्स रखने के टोटल नंबर ऑफ वेज देख चुके हैं। ठीक है, अब ये 3 पॉलिथीन, सामने से 3 बच्चे आ रहे हैं, 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों में देनी है। ठीक है, माने मेरे को अब डिस्ट्रीब्यूशन पे जाना है, तो मेरे पास में पहले तो ये हुआ डिवीजन, अब डिवीजन के बाद में हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे। अगर मुझे इसी को डिस्ट्रीब्यूट करना होता तो मैंने कहा ना, हर बार क्वेश्चन में ध्यान देना कि डिवीजन करवा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन करवा रहा है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है तो ये तो काम में आएगा ही आएगा, ये तो यूज करेंगे। और 3 यहां तक हमने क्या किया, 3 पॉलिथीन्स बना लिए हैं, यहां तक हमने 3 पॉलिथीन्स बना लिया, मैंने 3 पॉलिथीन पे डिवाइड कर लिया। नाउ डिस्ट्रीब्यूट, 3 पॉलिथीन्स को 3 बच्चों में बांटना है, तो 3 चीजों को 3 बच्चों में बांटने का तरीका फैक्टोरियल 3, तो मल्टीप्लाइड बाई फैक्टोरियल 3। ठीक है, फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, हाँ अभी तक देखो एक और चीज पे गौर करना, यहां हम जब बोल रहे हैं ना, हमने एक पॉलिथीन में m बुक्स रखी, एक में n बुक्स रखी, एक में p बुक्स रखी, तो इट इज वेरी क्लियर कि तीनों अलग अलग थे, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा था या इक्वल साइज के नहीं थे। अगर इक्वल साइज होता तो जितनी बार रिपीटेशन होगा उसके फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। राइट है, इसको कैसे दिखाते, देखिए अभी पहले फिलहाल थोड़ा और मामले को बढ़ाते हैं। जैसे mn प्लस p की जगह पे अगर मान लो बहुत सारी चीजें होती, x1 x2 x3 से लेकर के xn, n चीजें होती, उनके n ग्रुप्स बना रहे होते, जिसमें पहले पॉलिथीन में x1, दूसरे में x2, तीसरे में x3 से लेकर के nवे में xn बुक्स जाती। तो ये हम क्या कर रहे हैं, n पॉलिथीन्स बना रहे हैं। सही है, अब n पॉलिथीन्स को बनाने का टोटल तरीका कितना होगा, n पॉलिथीन्स को बनाने का टोटल तरीका, टोटल थिंग्स अपॉन में हर ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल, ये तरीके से कर लेते। फिर क्या करते, अब इन n पॉलिथीन्स को n बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो इनटू में फैक्टोरियल n। अगर यही क्वेश्चन में डिवीजन की जगह डिस्ट्रीब्यूशन लग जाता तो बस यहां क्या करते, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते। ये क्या यहां से यहां तक क्या कर रहे हैं, डिवाइड, और ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। राइट है, तो याद रख ले, बहुत सिंपल बात है, बहुत प्यारी छोटी छोटी चीजें चल रही है, डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। ओके, तो नंबर ऑफ वेज होते थे, इनटू में फैक्टोरियल नाउन लग जाता। क्लियर, उम्मीद है ये छोटी बात हमको जो छोटी लग रही है, मतलब पिछली बार से लेकर के देखो हमने पिछले कितना टाइम निकाला। अच्छा, अब एक चीज जो निकली वो ये कि मैंने आपको जो पिछली बार बात बताई थी कि अगर बाय द वे इक्वल साइज के हो तो रिपीटेशन के फैक्टोरियल से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे किसी ने कहा कि 2n थिंग्स को 2 इक्वल ग्रुप्स में बांटना है, बच्चे ने दिमाग लगाया 2n थिंग्स, ओके कितने कितने ग्रुप में, 2 ग्रुप में, nn साइज के। इसका मतलब सर नंबर ऑफ वेज जो होंगे 2n फैक्टोरियल होगा टोटल थिंग्स अपॉन में n फैक्टोरियल पहले ग्रुप का साइज, n फैक्टोरियल दूसरे ग्रुप का साइज, और सर ये दोनों क्योंकि सेम है, 2 बार रिपीट हुए हैं इसलिए 1/2 फैक्टोरियल। सही है, तो डिवाइड करने के तरीके होंगे वो इतने होंगे। अब यही अगर बाय द वे 3n थिंग्स होती तो, और अब की बार हमें 3 इक्वल ग्रुप्स में बांटना होता तो हमारा तरीका क्या होता, 3n को 3 ग्रुप्स में बांटने का तरीका कौन सा होता, n n n। अब आप बताओ इसका क्या आंसर आएगा। अगर भाई देव आपका आंसर आ चुका है और वो यही है जो इसमें दिख रहा है तो थम्स अप, बहुत बढ़िया। अब आप में से कई लोग सोचने लग गए, ठीक है, तो जिन जिन का भी दिमाग चलने लग गया उनके लिए और बड़ा क्वेश्चन लाता हूं। ठीक है, ये 2n 3n 4n 5n कब तक करेंगे, चलो kn लो। ठीक है, अगर भाई देव जनरल रिजल्ट में जाकर देख kn थिंग्स हैं उनको k ग्रुप्स में बांटना है, nn साइज के kn थिंग्स को k ग्रुप्स में बांटना है nn साइज के। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा, हाँ बताइए आपकी तरफ से आंसर क्या होगा, फटाफट फटाफट फटाफट। कितना आंसर बता रहे हैं आप लोग, टोटल थिंग्स के एन फैक्टोरियल अपॉन में एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल डैश एन फैक्टोरियल कितनी बार, के बार। सही है, के टाइम्स, और अगर ये के टाइम्स हो रहा है तो इसका मतलब 1/k फैक्टोरियल से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मतलब ये सही है। अगर आपका आंसर ये है तो बहुत झकास है, मतलब आप में से हो सकता है कई लोग नहीं भी लिख पाए हो लेकिन उन्होंने अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया हो, तो भी बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत शानदार, मेरी तरफ से थम्स अप है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, देखें आप में से कितने लोगों को याद है। ठीक है, जैसे किसी ने कहा 10 डिस्टिंक्ट चीज को, है ना, अगर बाय द वे हमारे को इस तरह से ग्रुप्स में बांटना है, 10 डिस्टिंक्ट चीजों को ग्रुप्स में बांटना है, कैसे, पहले ग्रुप में देख लीजिए 2 3 5, बताइए नंबर ऑफ वेज क्या हुआ, फटाफट फटाफट आपका आंसर मेरे लिए जवाब बनेगा, मजा आएगा। देखें आप में से कितने लोग आंसर लगा रहे हैं,
टोटल थिंग्स अपॉन में हर ग्रुप के साइज का फैक्टोरियल आ गया। अगर आपका आंसर ये आ चुका है, ठीक है, थम्स अप। 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अगला 10 चीजों को दो दो ग्रुप में बांटना है, 5 5 के। फटाफट आंसर बताइए। हाँ 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 हाँ, आप 10 फैक्टोरियल की जगह 10f लिख सकते हैं, ठीक है, स्लैश 5f का स्क्वायर। सही जा रहे हैं। और रिपीटेशन कितना हुआ? 5 का 2 बार हुआ, इसलिए 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। अगर ये आंसर है तो डन डन डन, बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं, बहुत सही जा रहे हैं। और बढ़ाते हैं आगे। चलिए 10 चीजों को 2 4 4 में बांटिए। नंबर ऑफ वेज बताइए। आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा। हाँ मैं बता चुका हूं क्योंकि, है ना। चलिए फटाफट फटाफट। हाँ भाई, अगर भाई देव आपका आंसर आ चुका है, कॉपी में भी लिखा है, भले मेरे को नहीं दिखा पा रहे, है कि नहीं, तो आपका आंसर अगर ये है तो बहुत बढ़िया, राइट है। पहले में 2 फैक्टोरियल, फिर 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 2 बार रिपीट हुआ, इसलिए डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल, या फिर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 2। क्लियर है। अगला नेक्स्ट, 10 को 3 3 3 एक ग्रुप में बांटना है। नंबर ऑफ वेज बताइए। आंसर आ गया? हाँ हाँ, बस बस फटाफट फटाफट, बस बस, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जा रहे हैं, ठीक है। 10 फैक्टोरियल अपॉन में कितना? 3 फैक्टोरियल का क्यूब, क्योंकि 3 बार आएगा, इनटू में 1 फैक्टोरियल, और फिर क्यूब के कारण 3 बार रिपीटेशन हुआ, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। सही है, ओके। 10 को 2 2 2 के 5 ग्रुप में बांटना है। फटाफट नंबर ऑफ वे देखिए। बताते जाओ बताते जाओ, कल तो अपने खूब क्वेश्चन करके गए थे, आज के दिन पे भी मेरी तो पूरी उम्मीद है आप में से कई लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या ये वाला है आपका आंसर है? ठीक है, चलो आगे, बढ़िया। अगला 10 को 4 और 6 में बांटना है। नंबर ऑफ वेज बताइए। कॉपी में भी अगर आपका आंसर आता जाए और आपका आंसर बराबर जा रहा है तो जल्दी से आंसर बताते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। हाँ मैं भी आगे बढ़ता जाऊंगा, यही आंसर है, देख लो मिला लूं 4 और 6। चलो डन डन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ला रहा हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट करे बगैर। अगला 10 चीजों को 1 2 3 4 के ग्रुप में बांटना है। नंबर ऑफ वेज बताइए। हाँ, टोटल थिंग्स 10 फैक्टोरियल, फिर हर ग्रुप का साइज 1 2 3 4, तो 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। बेहतरीन। अगला 10 थिंग्स को 2 2 3 3 क्योंकि 2 ग्रुप्स में बांटना है। बताइए 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 फटाफट। उम्मीद है कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था, 12 थिंग्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था सेम टू सेम वे में, 4 4 3 3 के ग्रुप में। हाँ भाई हुआ, बताओ बताओ, क्या आपका आंसर यही है? झकास। अगर आपका ये सही है तो मजा आ रहा है, मतलब लपक करके आप लोग खेल रहे हैं, आपको डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फॉर्मेशन तो आ गया। चलिए अब जरा क्वेश्चंस की दुनिया में भी चलते हैं। 52 कार्ड्स हैं, 4 इक्वल सेट्स में डिवाइड करने हैं। कितने सेट्स में डिवाइड करने हैं? 4 इक्वल सेट्स में, राइट। जरा देखिएगा 4 इक्वल सेट्स की अगर हमसे चर्चा करेगा तो 52 का मतलब 4 इक्वल सेट 13 13 13 के होंगे। नंबर ऑफ वेज बताइए। डिवाइड करना है, डिवाइड। पहले क्वेश्चन में डिवाइड डिवाइड, पहले क्वेश्चन में डिवाइड, गौर करना है इस बात पर, डिवाइड है, राइट है, करो डिवाइड। हाँ आंसर आप ही को बताना है पहले, सबसे पहले, ठीक है। अगर भाई देव आपका आंसर 52 फैक्टोरियल टोटल थिंग्स 13 फैक्टोरियल की पावर 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल है, क्योंकि रिपीटेशन हुआ 13 13 का, तो आप बिल्कुल सही है, बराबर डिवाइड करा। सही है, आपने मतलब छोटी छोटी पॉलिथीन्स में 13 13 13 पत्ते हर एक पॉलिथीन में भर दिए, 13 13 पत्ते हर एक पॉलिथीन में भर दिए, और इतने तरीके से भरे, इतने तरीके से भरे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो मेथड है क्या किसका हुआ? डिवाइड इन 4, अपने तरीके से बोला जाए तो 4 पॉलिथीन्स में भर दिया है। अगर आपने इन्हें 4 पॉलिथीन्स में भर दिया है, अब आपको इनको 4 पॉलिथीन्स को 4 लोगों में भी बांटना है। तो पहले क्या करेंगे? डिवाइड इतने वेज से एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 पॉलिथीन्स इन 4 पर्संस। तो 4 चीजों को 4 लोगों में बांटने का तरीका 4 फैक्टोरियल, राइट है। तो अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल करना है। इस जो आंसर है इसको एज इट इज, यहां तक तो डिवाइड हुआ और मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ ये और बात है कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, फाइनली हमारे पास में ये रह जाएगा। तो इसका मतलब फर्स्ट डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। क्लियर? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपसे ये बन गया तब तो बहुत बढ़िया। ये भी आपके नाम है। आगे बढ़ाता हूं गाड़ी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल सा काम हो गया। पहला क्वेश्चन आ रहा है, देखिए अब खुले में पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। देखिए 6 चीजों को, 6 खिलौनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको राम श्याम और घनश्याम में। कैसे डिवाइड करना है? उसने कोई वर्ड बोला इंग्लिश में, इक्वली डिवाइड करना है। डिवाइड करना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है? ओ डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पहले डिवाइड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिवाइड, ठीक है, माने इक्वल माने 2 2 2 के ग्रुप में,
6 चीजों को बराबर बराबर बांटना है, तो मतलब 2 2 2, तो इसका नंबर ऑफ वेज कितना हो गया 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू में 3 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हमने 6 टॉयज में से 2 2 उठा करके पॉलिथीन्स बना ली, 3 पॉलिथीन। कितनी पॉलिथीन बना ली? 3 पॉलिथीन बना ली। अब 3 पॉलिथीन्स को, ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, यहां से यहां तक आ गया 3 पॉलिथीन्स। अब ये 3 पॉलिथीन्स जो आई हैं, इसको उठा करके हमारे को राम श्याम घनश्याम में डालना है, माने उनके पास भेजना है। 3 पॉलिथीन है, 3 बच्चे हैं, तो हम क्या करेंगे, अगर भाई तो किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो हमारे तरफ से आंसर होगा फर्स्ट डिवाइड इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 क्यूब इंटू में 3 फैक्टोरियल वेज। इतने तरीके से तो डिवाइड करा, 3 पॉलिथीन बन गई, और 3 पॉलिथीन को 3 बच्चों में बांटने का तरीका मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो जैसे ही कैंसिल आउट करेंगे हमारे पास में 6 फैक्टोरियल अपॉन में 8 आ जाएगा, वट एवर इट इज, है ना, जो भी आपके पास आंसर होगा मिल जाएगा, कोई लंबी बात कर सकते हैं ना। तो पहले डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन, जिनका ये आंसर बन गया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जा रहा हो। अगला क्वेश्चन है 30 जवानों को, ठीक है, डिवाइड करना है 3 इक्वल ग्रुप्स में। 30 जवानों को 3 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड करना है। कॉमन सेंस है, देखिए आपका आंसर आ गया क्या, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, सारा कॉमन सेंस है, आपकी इच्छा है, ठीक है। कितने जवान है भाई, 30 जवान, कितने ग्रुप्स में बांटना है, 3 ग्रुप्स में, कैसे साइज के, इक्वल के, 10 10 10 में बटेगा, तो आंसर इज 30 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल 3 बार, और क्योंकि 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल। लीजिए साहब, डिवाइड हो गया, याद रखना वर्ड डिवाइडेड। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर डिस्ट्रीब्यूट में होता तो कैसे होता, हो सकता है ऐसे होता, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर ऑफ वेज इन विच 30 सोल्जर्स कैन बी डेप्यूटेड इक्वली टू 3 इक्वल प्लेसेस। माने हमने क्या किया, आपकी बार 30 जवानों को 3 ग्रुप्स में बांटा, और 3 ग्रुप्स में बांटने के बाद में 3 अलग अलग जगहों पे भेज दिया, डिप्यूट कर दिया, डिप्यूट कर दिया मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पहले पहले काटा फिर बांटा। तो देखिए साहब, अगर देखा जाए फर्स्ट डिवाइड करने के तरीके 30 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू में 3 फैक्टोरियल। सपोज करो हमने 3 पॉलिथीन्स बना ली बड़ी वाली साइज की, हर पॉलिथीन में हमने हमारे प्यारे प्यारे 10 जवानों को रख लिया, ठीक है, जिसमें एयरवेयर सब फैसिलिटीज है, ऐसे उठाया और उठा करके 3 अलग अलग जगह पे भेज दिया। तो 3 जगह हैं, उनमें हमने 3 पॉलिथीन रखने के तरीके मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहां तक तो हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। देन फिर ये क्या चीज है, ये देन डिप्यूटेड, फिर उन्हें डिप्यूट किया, मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट। तो डिस्ट्रीब्यूशन इटसेल्फ 2 स्टेप प्रोसेस, क्लियर। नेक्स्ट के ऊपर बात करें, है ना। चलिए, जिनका ये बिल्कुल बराबर बन गया, बहुत बढ़िया जा रहे हैं, बहुत शानदार जा रहे हैं, ठीक है, आप फोड़े रख रहे हो। देखो अगला क्वेश्चन है 6 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग रामश्याम घनश्याम इफ ईच चाइल्ड गेट्स एटलीस्ट 1 बुक। हर बच्चे को कम से कम 1 किताब तो मिलनी चाहिए, 6 किताबों को बांटना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। देखिए क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, पहले दिमाग में सोचो, केसेस बनाओ, ठीक है। फर्स्ट थिंक अबाउट केसेस। सबसे पहले केसेस तो सोचो, हो सकता है आप एक पहले बच्चे को 1 बुक दो, दूसरे को 1 बुक दो, और तीसरे को 4 दे दो, या फिर हो सकता है आप तीनों को बराबर बराबर दे दो, या 1 2 3 दे दो। समझ रहे हो आप, माने आप कितने तरीके से कम 1 बुक तो दे ही रहे हो ना। तो आपने पॉलिथीन्स बनाई है, 3 पॉलिथीन में भरा, 3 पॉलिथीन सामने रखी, उन्हें भरा है, कैसे, अगर आपने 1 1 4 से उन्हें भरा, 1 साइज और 4 साइज, माने 1 बुक और 4 बुक्स, ऐसे अगर आपने भरा तो नंबर ऑफ वेज कैसे होंगे, फैक्टोरियल 6 अपॉन में 1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और क्योंकि 1 का रिपीटेशन हो गया इसलिए इसलिए इनटू में 2 फैक्टोरियल। इतने तरीके से आपने 1 1 4 में भरा, या फिर जब आपने 2 2 2 में भरा तो फैक्टोरियल 6 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और रिपीटेशन हुआ 2 का 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल, या 6 फैक्टोरियल अपॉन में नीचे कितना 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। क्या ये बात समझ में आई, यहां तक हमने डिवाइड किया पॉलिथीन्स को, पॉलिथीन्स भरी हैं, 3 पॉलिथीन भरी हैं, ऐसे या ऐसे या ऐसे, इतने वेज से हमने डिवाइड कर सकते थे, ठीक है। फिर 3 पॉलिथीन बन चुकी है, यहां से यहां तक हम लोगों ने 3 पॉलिथीन्स बना ली हैं। अब इन 3 पॉलिथीन्स को 3 बच्चों में बांटना है, रामश्याम घनश्याम में, तो 3 पॉलिथीन्स को 3 जगहों पे बांटने का तरीका इनटू फैक्टोरियल 3। नाउ
डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है ना, 3 पॉलीथीन्स, ठीक है, अमॉन्ग 3 चिल्ड्रन। 3 बच्चों में अगर बाई द वे बांटना है 3 पॉलीथिन को, तो फैक्टोरियल 3, 3 चीजों को 3 बच्चों में बांटने के तरीके 3 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। आप में से किसी का सही आंसर आया? अगर आप में से किसी का भी सही आंसर आ रहा है और यही आंसर आया है तो आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आपको पता नहीं आपने आईआईटी 2012 का क्वेश्चन फोड़ दिया, आईआईटी का क्वेश्चन फोड़ दिया। मैंने जान करके इसके नीचे टैग नहीं लगाया था, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आपसे ये क्वेश्चन बन गया था ऑलमोस्ट, या किसी के लिए नया एक्सपीरियंस भी हो सकता है, या समझ में भी आ गया तो अभी आपको आईटी का क्वेश्चन झटके से समझ में आ गया। और आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन। कितनी तरीके से 52 पत्तों को डिवाइड कर सकते हैं 4-4 के ग्रुप में, चार ग्रुप्स में 13-13 के, 4 ग्रुप्स में 13-13 के। इसका मतलब ये कि टोटल आंसर कितना होगा? मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मैं सबको डिवाइड कर रहा हूं 13 13 13 13 में। इसका मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल का होल पावर 4 इंटू में 4 फैक्टोरियल। डिवाइड ही तो करना है, काम खत्म। सेकंड क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताओ। अब इनको 4 प्लेयर्स में भी बांटना है भाई। पहले 4 में डिवाइड करोगे, फिर 4 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो चारों में इक्वली बांटना है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो आपके पास तरीका क्या है? 52 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल की पावर 4, 13-13 के 4 ग्रुप्स इंटू में 4 फैक्टोरियल बिकॉज ऑफ रिपीटेशन। इतने तरीके से आपने छोटी छोटी पॉलिथीन्स बनाई 13-13 पत्तों की। अब 4 पॉलिथीन 4 लोगों में बांटना है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली आपका आंसर कितना रह गया? 52 फैक्टोरियल अपॉन में 13 फैक्टोरियल टू द पावर 4। राइट है। अगला क्वेश्चन फटाफट से। 52 कार्ड्स को 4 सेट्स में बांटना है, 17 पत्ते 3 में होने चाहिए, 17 कार्ड्स 3 ग्रुप्स में आएंगे और एक में एक पत्ता आएगा। कहने का मतलब 52 कार्ड्स आर नाउ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड समथिंग लाइक दिस, 17 17 17 और 1। कहने का मतलब हमारी तरफ से आंसर हो जाएगा 52 अपॉन में 17 फैक्टोरियल टू द पावर 3 इंटू में 1 फैक्टोरियल, और क्योंकि रिपीटेशन हुआ है 3 बार इसलिए 3 फैक्टोरियल। डिवाइड ही करना था, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, ध्यान रखना। हाँ, उम्मीद है जिनका ये बन गया वो आगे चलते हैं और आगे से। जीप क्वेश्चन, जीप का क्वेश्चन समझना, ठीक है। अच्छा जरा देखिएगा, एक्चुअल में क्या है, एक जीप है जिसमें 6 सीट्स हैं। जीप तो देखिए ना आप लोगों ने, जीप अपनी अभी लेटेस्ट वाली नहीं, अपने वो गांव में चलती है, जो टाउन्स में चलती है, जो पुराने टाइम में जो चलती थी वो वाली जीप, जिसमें पीछे 2 सीट्स होती है, ठीक है। आगे वाली सीट पर ड्राइवर बैठा है और उसके साथ के 2 लोग बैठे हैं, और पीछे 2 सीट्स हैं जिन्हें मैंने को फिल करना है, ठीक है। अपने को पीछे 6 सीट्स मिल जाती है आराम से। हमने पीछे 6 सीट्स हैं हमारे पास में, उसमें 3 आगे वाले पे हैं और 3 पीछे वाले पे लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। 3 इन फ्रंट 3 इन बैक। नहीं समझ में दिखाऊं? जैसे मान लीजिए ये हमारी जीप है जिसमें 3 आगे बैठ सकते हैं, 3 यहाँ, 3 पीछे बैठ सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, क्वेश्चन वाला क्या कहता है, इन हाउ मेनी वेज हम इन 6 सीट्स पर 6 पर्संस ऑफ डिफरेंट हाइट को बैठाना चाहते हैं, और इस तरह बैठाना चाहते हैं कि जो आगे बैठा हुआ आदमी हो वो कंपैरेटिवली छोटे कद का हो और पीछे वाला आदमी उससे थोड़ा लंबा हो। तो अब क्या हम मतलब छोटे और लंबे को भी बैठा सकते हैं पीएनसी में? हाँ क्यों नहीं, हम लेफ्ट राइट बैठा सकते हैं नंबर्स को, तो क्या छोटा बड़ा नहीं कर सकते? वो भी कर देंगे। कैसे करेंगे? पर बच्चों का गेम है, जैसे मैं समझाता हूं आपको। सपोज ये अपने पास में कुछ 6 आदमी है, ठीक है। ये अपने 6 आदमी दिख रहे हैं आपको? 6 हो गए ना? हाँ 6 हो गए। इनमें से आप किन्हीं भी 2 को पकड़ लो, आप किसी भी 2 को पकड़ लो, किन्हीं भी 2 पे आप हाथ रख लो, एक छोटा एक बड़ा ही आएगा। इन 6 में से किन्हीं भी 2 पे हाथ रख लो, एक छोटा एक बड़ा ही आएगा। क्यों? अरे सर ये कैसे पता चला कि ऐसे ही गिरते हुए? क्यों? सामने वाले ने लिख के दे दिया था 6 पर्सन्स ऑफ डिफरेंट हाइट। इसका मतलब ये है कि किसी की भी हाइट बराबर नहीं थी, ये तो ध्यान ही नहीं दिया। ओके चलो कोई बात नहीं, अभी सर अभी दिमाग लगा लिया, देख लिया 6 लोगों को सामने, किसी भी 2 पे आपने हाथ रख लिया, ठीक है। किसी भी 2 पे क्यों? मतलब किसी भी 2 पे हाथ इसलिए हम कहते हैं ना, किन्हीं भी 2 पे देख ले यार तेरे ये एक छोटा एक बड़ा है इस। अच्छा कैसे बैठाएंगे कि आगे छोटा है पीछे बड़ा बैठे? तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि हम अगर बैठाना चाहते हैं तो पहले क्या करते हैं, बड़े ध्यान से देखना, पहले क्या करेंगे कि हम इन 2 सीट्स के ऊपर दिमाग लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 6 में से ये जो 6 चल रहे हैं ना, इस
6 लोगों में से कोई भी 2 को पकड़ लेंगे, किन्हीं भी दो को पकड़ लेते हैं। 6 में से 2 को पकड़ने का तरीका 62, 2 को पकड़ा, एक छोटा एक बड़ा होगा, छोटे वाले को आगे पीछे, बड़े वाले को पीछे बैठाएंगे एक ही तरीके से, घूमने ही नहीं देंगे। इंटू 1 करते ही ऑटोमेटिकली लॉक हो गया, छोटा वाला ही आगे बैठेगा, बड़ा वाला पीछे बैठेगा। और सर अगर उल्टा करना होता तो छोटे वाले को पीछे बैठाना तो भी इंटू 1 कर दे। और सर अगर भाई कुछ करे ही नहीं तो, अगर कुछ नहीं करा तो भी इंटू 1 माना जाएगा। तो कुछ करना हो तो कि छोटा बड़ा किसी भी तरफ कोई भी बैठ सकता हो तो इंटू फैक्टोरियल 2 कर दे, ताकि छोटे बड़ा कोई भी कहीं भी बैठ जाए। अच्छा, मतलब अगर कुछ नहीं करा तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड इंटू 1 किया। हाँ देखो, अगर भाई बुक्स की नजर से देखा जाए तो कुछ नहीं करना, लेकिन अगर भाई कॉपीज की नजर से या टीचर की नजर से देखा तो इंटू 1 करने का मतलब टीचर समझ जाता है कि बच्चे ने इंटू 1 किया, इसका मतलब ये कि उसके दिमाग में कोई एक स्पेशल केस है। अब वो केस क्वेश्चन बताता है। तो इंटू 1 करने का मतलब आगे छोटा बैठा पीछे बड़ा बैठा। अब 6 में से 2 जा चुके हैं, ठीक है। अब हम इन 2 सीट्स को भरने पे आ गए। हमारे पास में 6 में से 2 हमने सपोज करो ये 2 हटा दिए, जो 4 बच गए उनमें से फिर 2 उठाए, ठीक है। कैसे? 4 में से कोई भी 2 उठाए, उन्हें एक ही तरीके से बैठाया, छोटा आगे, ठीक है, और बड़ा पीछे। समझ रहे हैं आप? फिर एक ही तरीके से बैठाया। अब मान लो अपन इसको और इसको उड़ा दिया, बचे रह गए ये 2, इन 2 में से फिर 2 को उठा लिया, मैंने 2C2 तरीके से और इंटू 1 कर दिया। तो जैसे ही ऐसा करोगे आपको अपने आप पता चलेगा कि आगे जो बैठे वो हमेशा छोटे थे और पीछे जो बैठे वो हमेशा बड़े थे। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? हम ये ऐसा भी कर सकते थे कि हम 6-6 के 2 ग्रुप बनाते, 6-6 के 2-2 ग्रुप बनाते, और ग्रुप बनाते समय पर हमारी इच्छा है, ठीक है ना, हम इनमें से किन्हीं भी 2 के, अरे 6 के कोई भी 2 जने पकड़ लो आप, कोई भी 2, मैंने कहा था ना आपको खुला चैलेंज है, कोई भी 2 पकड़ लो, बराबर नहीं आएंगे, एक छोटा एक बड़ा ही आएगा। तो कोई भी 2-2 का ग्रुप बना लो, और जैसे ग्रुप बना करके उन ग्रुप्स को पॉलिथीन बना लो। उन ग्रुप्स की कैसे पॉलिथीन बनाएंगे? देखिए 6 में से 2-2 जने उठाए तो बैठाने के तरीका कितना हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हम 6 जनों में से 2-2 साइज के ग्रुप बना के उनकी 3 पॉलिथीन बना लेंगे। एक पॉलिथीन, एक पॉलिथीन, एक पॉलिथीन, ऐसे पकड़ लेंगे, राइट है ना भाई? ऐसे पकड़ लेंगे एक पॉलिथीन, ठीक है। तो हमारे पास 3 पॉलिथीन होगी। अब 3 पॉलिथीन को 3 डब्बों में बैठाने का तरीका, 3 डब्बे दिख रहे हैं आपको, एक डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा। एक पॉलिथीन लेके जाएंगे, पहले वाले के ऊपर रखेंगे, खोल देंगे, जैसे खोलेंगे टप टप गिर जाएंगे। इंटू 1 करने का मतलब कि वो सीधे कैसे गिरेंगे? एक छोटा एक बड़ा, ठीक है। दूसरे वाले खोल देंगे, तीसरे वाले को खोल देंगे। तो कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर के हमारे पास में तीनों खुलेंगे। तो 3 पॉलिथीन्स को 3 जगह पे रोकने के तरीके, 3 जगह खोलने के तरीके, 3 जगह बांटने के तरीके, इंटू फैक्टोरियल 3 कर लो। तो ग्रुप फॉर्मेशन के सिवा ये दूसरा मेथड भी इक्वली काम का है, सेकंड मेथड, राइट है। हमने बस क्या करना है, इस तरीके से निकाल देना है। तो ग्रुप फॉर्मेशन से भी ये क्वेश्चन हो सकता था, वैसे फिर भी मेरी तरफ से ये वाला बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत काम के क्वेश्चन नंबर 2 पे, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। एक रैक है, बहुत काम का क्वेश्चन है, बहुत काम का क्वेश्चन, वीवीआई है सब। क्वेश्चन को पकड़ना। एक रैक है, उसमें 5 पेयर ऑफ शूज रखे हुए हैं, रैक समझते ना, है ना। उसमें से हमको 4 पेयर उठाना है, हमको 5 जूतों में से 4 जूतों को उठाना है, 4 शूज उठाने, पिक करने, चुनने हैं इस तरह से कि वो चारों जूतों में से कोई भी कंप्लीट पेयर में नहीं आए। पेयर समझते ना, लेफ्ट राइट दोनों नहीं आ जाए। तो आपको 5 पेयर ऑफ शूज हैं, कैसे दिखाता हूं। जैसे अगर देखा जाए तो ये 5 पेयर ऑफ शूज दिख रहे हैं, इन 5 पेयर ऑफ शूज में से हमको कोई भी 4 उठाने हैं और कोई भी पेयर नहीं आना चाहिए। तो क्या तरीका होगा? देखो तरीका क्या होगा, तरीका समझना। हम क्या करेंगे, हम पहले लेफ्ट की तरफ देखो, दिख रहा है आपको लेफ्ट में, जिसको मैंने येलो कर दिया। हम क्या करते हैं, 5 में से कोई भी 4 चुन लेते हैं। 5 में से ये जो 5 है ना लेफ्ट के, उनमें से कोई भी 4 चुन लो, कोई भी 4 चुन लो। तो आपने जैसे 5 में से कोई भी 4 चुने, आप दुनिया को कह दो, लो ये लो 4, इनमें कोई भी पेयर नहीं बना रहा, कोई भी पेयर नहीं बना रहा। और वाकई नहीं बना रहा होगा, लेफ्ट 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 से थोड़ी ना पेयर बनता है। एक टंग का जूते से क्या बनेगा? तो कहना मतलब लेफ्ट वाली टंग का जूते अगर 4 उठा लोगे तो कहां पेयर बने? तो इसका मतलब ये तरीका भी बराबर है, 5 में से कोई भी 4 उठा लो, है ना। लेफ्ट के 5 में से कोई भी 4 उठा लो, या क्या करो, सुनना बहुत ध्यान से सुना, अब बहुत ध्यान से सुना। या लेफ्ट के 5 में से कोई भी 3 चुनो, बड़े ध्यान से सुनना। लेफ्ट के 5 में से कोई 3, मैं मार्क कर रहा हूं। मान लो आपने ये चुना और ये लास्ट वाला चुन लिया। लेफ्ट के 5 में से कोई 3 चुने। अब आप में से कई लोगों के लिए पीएनसी नए सिरे से डिफाइन हो रही है। लेफ्ट के 5 में से कोई भी 3 चुने, फिर 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 फिर
जो बचे हुए दो हैं, देख रहे हैं कौन से दो? ये वाले, ये दो दिख रहे हैं आपको, ये दो जिन्हें मैंने एल थोड़ा और डार्क कर दिया। जो बचे हुए दो हैं उनके राइट में से एक उठा लो। नहीं समझ में आया? जैसे आपने सपोज ये उठा लिया, जो बचे हुए दो हैं उनके राइट में से एक उठा लो, राइट पेयर के शूज में से एक उठा लो। तो देखो आपने क्या क्या उठाया, एक ये उठाया जिसे मैं यहां पे मार्क कर देता हूं, एक ये उठाया, एक ये उठाया, दो लेफ्ट के, ठीक है, राइट वाले रह गए तो इनका पेयर खराब। इसका राइट उठा लिया, लेफ्ट का नहीं आया, पेयर खराब। इसका लेफ्ट का उठा लिया, पेयर खराब। इसका मतलब यह आपने चार जूते उठाए, तीन लेफ्ट वाले और एक राइट वाला, तीन लेफ्ट वाले और एक राइट वाला, और आपके पास में कोई भी पेयर में नहीं आया। या क्या कर सकते थे? अब देखो कई बच्चे यहाँ पे क्वेश्चन पूछते सर इसे कैसे पता चला कि वो जो दो हैं वो राइट वाले ही हैं? मैंने कहा जैसे ही आपने 5C3 लिखा और उसके बाद में मल्टीप्लाई में 2C1 करा, इसका मतलब दुनिया अपने आप समझ जाएगी कि 5 में से 3 चुने, फिर बचे हुए जो दो थे उसमें से कोई एक उठाया। अब लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है मशीन को। हाँ हम जानते हैं कि हम 2C1 लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये कि राइट का ही उठा होगा, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट का भी उठता और राइट का भी उठता तब भी यही रास्ता होता, लेकिन इंटू 2C1 करने का मतलब राइट का ही उठा। देखो जरा अब सोचते हैं आगे, अब क्या कर सकते थे? या फिर ऐसा कर सकते थे कि हम लेफ्ट के जो 5 हैं जिन्हें मैं वापस ब्लॉक कर रहा हूं उनमें से कोई दो उठाते, मान लो ये उठाया और ये उठा लिया, ठीक है। अब बचे हुए राइट वाले देख लो आप, दिख रहे हैं आपको बचे हुए के राइट, राइट में कितने? 3, उनमें से कोई दो उठा लेते, फिर से 4 उठ गए, ठीक है। या क्या कर सकते थे कि 5 जो अपने लेफ्ट वाले हैं उनमें से कोई एक उठाया और उनमें से कोई एक उठाया, लेट्स से ये वाला उठा लिया, और बचे हुए जो 4 हैं राइट वाले, बचे हुए 4 जो राइट वाले हैं उनमें से 3 उठा लिए। या फिर हमने लेफ्ट से कुछ उठाया ही नहीं, राइट के जो 5 हैं उनमें से कोई 4 उठा लिए। आप सॉल्व करके देख लो, आपका आंसर आ जाएगा। आप में से कईयों को नहीं पता ये 5 है, 5C3 का मतलब 10 इंटू 2 माने 20 है, 5C2 माने भी 10 है, 3C2 माने 3 है, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, ठीक है, और ये अपने आप में 5C4 माने 5 है। तो कुल मिलाकर देखा जाए 5 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15, नहीं 30 प्लस 20 प्लस 5, कुल मिलाकर के हमारी तरफ से आंसर आ रहा है कितना? 70। तो ये हो गया 80 आंसर हो रहा है। फाइनली हमारी तरफ से आंसर 80 है। मैं दोबारा बता देता हूं, ये सारी की सारी चीजें मैंने यहां लिख दी, जो भी मैंने बोला वो मैंने यहां लिख दिया है, ठीक है। एक तरीका हुआ, ठीक। दूसरा सुनना, तो अगर देखा जाए हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ वेज अगर वे देखा जाए, लेफ्ट के 5 में से 4, लेफ्ट के 5 में से 4, या लेफ्ट के 5 में से 3, राइट वाले में से 1, लेफ्ट के 5 में से 2, राइट के 5 में से 3 में से 2, लेफ्ट के 5 में से 1 और राइट के बचे हुए 4 में से 3, या सिर्फ राइट के 4। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर 80 आ गया। अब सेकंड मेथड सुनना, सेकंड मेथड इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके सिवा दूसरा मेथड क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? वो बहुत क्लास मेथड है। सपोज ये लेफ्ट राइट वाले जूते नहीं है, सपोज ये लेफ्ट राइट वाले जूते हैं ही नहीं, ये अपने आप में 5 न्यूली मैरिड कपल है। क्या है? न्यूली मैरिड कपल है, 5 न्यूली मैरिड कपल। समझिए आप, आपके पास में आप एक इवेंट मैनेजमेंट के आदमी हैं और आपको कोई इवेंट के लिए 4 लोगों की जरूरत है। तो आपने अपने साइड में, आपने कई बार देखा होगा ना, शादी में जाते हैं जब अपन, तो कई इवेंट चलती रहती है, तो ऐसे एक इवेंट चल रही है और जो बोलने वाला है स्पीकर, उसने अपने पास में 4 सीटें लगा रखी है और सामने 5 पेयर खड़े हैं, आप वो हैं, आप वो हैं। अब आप दिमाग लगा रहे हो, ठीक है, सोचना, दिमाग से सोचना। आपके सामने कितने लोग खड़े हैं? 5 पेयर खड़े हैं, ठीक है। आपके बाजू में कितनी सीटें? 4 सीटें हैं। आपने क्या सोचा है कि मैं इन 4 सीटों पे किसी भी जोड़े को नहीं बैठने दूंगा, इन पे कोई भी जोड़ा नहीं बैठेगा, सारे नॉन पेयर बैठेंगे, नॉन पेयर बैठेंगे। माने अगर किसी की वाइफ बैठेगी तो हस्बैंड वहां खड़ा रहेगा, अगर किसी का हस्बैंड यहां बैठेगा तो वाइफ वहीं खड़ी रहेगी। सही है? ऐसे आप 5 में से 4 लोगों को चुनेंगे जो कि नॉन पेयर हो। क्लियर? अब देखो तरीका क्या रहेगा, तरीका सुनना, वो आपके लिए बड़ा क्लासिक होगा। आप क्या करोगे, ये जो सामने 5 पेयर खड़े हैं उनमें से कोई भी 4 पसंद करोगे पेयर। क्या करोगे? 5 में से कोई भी 4 पसंद करोगे। एक पेयर को कहोगे आप पीछे रहिए, आपने कहा 4 पेयर तुम आगे आ जाओ, 4 पेयर्स को आगे लिया है, 4 पेयर्स को आगे लिया है। हर पेयर में कितने लोग हैं? 2 2 2 2 2 2। कितने लोग हो गए? 8। याद रखना, कितने पेयर आगे लाए हो? 4। कितने में से? 5 में से। एक पेयर को क्या कहा? पीछे रहो। 4 पेयर आ चुके हैं,
कितने आ गए? 4 पेयर आ चुके हैं। अब आपको यहां पर हस्बैंड बैठा है तो वाइफ नहीं बैठानी, तो आपके पास में इन दो में से किसी एक को बुला लो, यहां बैठ जाएगा। पहले आपने क्या किया? 5 में से 4 चुने। पहले आपने 5 में से 4 पेयर चुने, 5 में से 4 पेयर चुने, फिर 2 में से किसी एक को कॉल दे दी। 2 जनों में से, पेयर में 2 जने होते हैं, उनमें से किसी एक को बुला लिया, बैठा लिया। फिर अगले जो 2 थे उनका पेयर खराब हो गया। अब दूसरे वाला जो तीसरा पेयर जो बचा, सेकंड जो पेयर खड़ा है, सेकंड जो पेयर खड़ा है उसमें से फिर एक को कॉल दे दी 2C1। फिर थर्ड पेयर में से एक जन को बुला लिया, फिर फोर्थ पेयर में से एक को बुला लिया, और वहां क्या रह गया? किसी का हस्बैंड रह गया, वाइफ यहां आ गई, किसी का वाइफ यहां आ गई तो हस्बैंड वही रह गया। तो आपने 2 में से एक को कॉल दिया। तरीका क्या रहा? पहले 5 में से 4 को आगे बुलाया, फिर 2 में से एक को बुलाते चले गए। और इस तरह से जब आप यहां बैठाओगे तो आपके पास में टोटल कितने लोग हो चुके होंगे? टोटल 4 लोग हो चुके होंगे और सारे नॉन पेयर होंगे। तरीका सुनना, 5C4 माने 5, 2C1 माने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया 16 इंटू 5 बोले तो 80। पिछली बार कितना आंसर आया था? 80। सेम वे में उसी तरीके से अभी भी 80 ही आंसर आएगा। ठीक है, ये तो मैंने आपको चेक करा दिया फिलहाल, है ना? तो याद रखना क्या किया, पहले 5 में से 4 पेयर चुने, 5 में से 4 पेयर आगे बुलाए, आगे, फिर उन 4 में से किसी एक पेयर से, है ना, किसी एक पेयर से 2 में से एक जना चुन लिया। तो सबसे पहले 5 में से 4 आगे बुलाए, फिर 2 में से, उनके 2 में से किसी एक को बुला दिया, फिर अगले के 2 में से किसी एक को बुला दिया, फिर अगले के 2 में से किसी एक को बुला दिया, फिर अगले के 2 में से किसी एक को बुला लिया। समझ रहे हो आप? इस तरह से हम करते ही चले गए, तो फाइनली हमारे पास में वापस से 80 वेज हो गए। उम्मीद है ये हल्का फुल्का आपके पकड़ में आया होगा, और इस हल्के फुल्के के दम पे अपन भारी भारी क्वेश्चन करते हैं अगला, राइट? तो अगला टाइटल है डिफरेंट टू अलाइक का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टू अलाइक। मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आपके जो टेबल मैंने लिखवाई थी उसमें मैंने आपको साफ लिखवाया था, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले डिवाइड होगा यूजिंग ग्रुप मेथड, आप चाहो तो मिला लो, ठीक है, क्यों? क्योंकि चीजें डिफरेंट है। देन अब जिसमें डिवाइड होगा, प्लेसेस और द पर्सन वेयर द थिंग्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर अलाइक, दे आर अलाइक, क्योंकि जगह या फिर लोग जिनमें वो चीजें बटनी है वो सेम है। अगर सेम है तो हम उन्हें एक ही तरीके से देन डिस्ट्रीब्यूट इन वन वे, एक ही रास्ते से डिस्ट्रीब्यूट होगा, वन वे, एक ही रास्ते से डिस्ट्रीब्यूट होगा, दूसरे रास्ते की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि सब अलाइक हैं चीजें। तो कहने का मतलब ये कि हम जो भी चीजें करेंगे वो पिछले वाले तरीके से करेंगे ग्रुप फॉर्मेशन तक की, तो लेकिन मल्टीप्लाई करते समय पर अब इंटू में फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 ये सब नहीं करेंगे, इंटू 1 करेंगे। क्यों? क्योंकि सामने वाला एक ही रास्ते से चीजों को लेगा, क्यों? सारी चीजें सेम है। ठीक है, तो यहां एक गजब की चीज पता चली क्या, कि हम जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले ये देखेंगे कि क्वेश्चन किसका है, डिफरेंट टू डिफरेंट का है, या डिफरेंट टू अलाइक का है, या लाइक टू अलाइक का है, या लाइक टू डिफरेंट का है। चलिए देखिए जरा क्वेश्चन में, आपको कह रहा है क्वेश्चन वाला कि कितने तरीके से 7 टॉयज को 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखा जा सकता है। 7 डिफरेंट टॉयज, ठीक है, 4 अलाइक बॉक्सेस। तो आप डिफरेंट से अलाइक में जा रहे हैं मेरे दोस्त, ये डिफरेंट से अलाइक है, डिफरेंट से अलाइक में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो पहले क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या कीजिए, 7 चीजों को 4 डब्बों में डालना है ना, तो ग्रुप फॉर्म कीजिए। ठीक है, ग्रुप फॉर्म करते हैं। आओ, कैसे कैसे ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं? 7 चीजों को 4 में डालना है, इक्वली तो नहीं डालना ना, नहीं नहीं, कम से कम एक टॉय तो आना चाहिए। तो पहला तरीका क्या होता है, 1 1 1 4, एक तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका 1 2 2 2, हो गए, है कि नहीं, 7 आ रहे हैं। और तीसरा तरीका क्या होता है, 3 2 1 1। कितना सिंपल है। तो कहना मतलब ये कि हम ग्रुप बना सकते हैं या तो इस तरह का, या इस तरह का, या फिर इस तरह का। तो कहना मतलब ये कि हम अगर बाय द वे पहला ग्रुप बनाते हैं तो 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब, 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल रिपीटेशन की वजह से। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू में 2 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू में रिपीटेशन की वजह से 3 फैक्टोरियल। या तीसरा तरीका क्या होता है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल इंटू में 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू में 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इतने तरीके से हम 7 टॉयज को 4 अलग अलग पॉलिथीन्स में बांट सकते हैं। अब चारों पॉलिथीन्स के सामने 4 डब्बे पड़े, चारों सेम है, एकदम डिफरेंट,
एकदम सेम टू सेम है, डिफरेंट है ही नहीं, हम पता ही नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, किसी में भी रख दो, एक ही बात है। तो मतलब ये कि नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट 4 पॉलिथीन्स इन 4 आइडेंटिकल बॉक्सेस इज 1। एक ही तरीके से रखा जा सकता है, एनी वे, कैसे भी रख दो, एक ही बात है, ये है मल्टीप्लाई। तो मेरा नाम क्या है, ये बात आपको पकड़ में आ गई होगी, ठीक है। इधर 1/2 फैक्टोरियल अपना और रह गया, ठीक है। तो कहना मतलब पहले डिवाइड देन डिस्ट्रीब्यूट इन वन वे, ठीक है। तो ये तो काफी हद तक सेम चीज थी। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डिस्ट्रीब्यूशन इन लाइक टू डिफरेंट, लाइक टू डिफरेंट, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये इंपॉर्टेंट है भाई इतना, क्योंकि इसमें लगता है बेगर्स मेथड। क्या, बेगर्स मेथड? हाँ, बेगर्स मेथड। ये फर्स्ट टाइम हुआ, स्लाइड के बाद स्लाइड ही आई, टाइटल स्लाइड के बाद टाइटल स्लाइड ही आई, तो अपने आप में समझ जाओ ये कितनी कीमती चीज है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या, बेगर्स मेथड को मल्टीनोमियल थ्योरम के तरीके से समझाया जाता रहा, और ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता था स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि मल्टीनोमियल थ्योरम में उसका इतना हाथ नहीं था। क्यों नहीं था? उसका लॉजिक भी ये था कि मल्टीनोमियल थ्योरम जो है एक तरह से आउट है एडवांस लेवल पे। जब एडवांस लेवल पे आउट है तो मेंस लेवल के लिए उतनी ज्यादा कोई लोग तैयारी नहीं करते थे। तो मल्टीनोमियल के अंदर हम एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के, सेट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चंस से आगे नहीं जाते थे, जबकि हमारे को यहाँ बहुत इस लेवल पे ले जाना पड़ता था। और क्वेश्चन का साइज भी बड़ा थोड़ा ऐसा मॉन्स्टर टाइप का हो जाता ना, देखते ही दिमाग खराब हो जाता, क्वेश्चन छोड़ देता था। अब इसका एक इतना आसान तरीका निकाला गया, ठीक है, कि लोगों ने खट से क्वेश्चन कर लिए। जैसे इस बेगर्स मेथड में जाने से पहले मैं आपसे बड़ी कॉमन सी एक बात पूछता हूँ। सपोज ये एक किसी का फॉर्म है, फार्म है, फार्म, ठीक है, ये किसी का फार्म है, माने किसी का खेत है, ठीक है। आई नीड टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स। मैं अगर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता हूं, तो मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी वॉल्स विल बी नीडेड। कितनी दीवारों की जरूरत पड़ेगी अगर मैं इसे, इस खेत के 3 हिस्से करना चाहता हूं। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बहुत कॉमन सेंस का। अगर मैं इसके 3 हिस्से करना चाहता हूं तो कितनी दीवारें खड़ी करूं? अक्सर कई स्टूडेंट्स इसका जवाब देते हैं 3, ठीक है, जबकि जवाब है 2 वॉल्स। एक वॉल यहां खड़ी कर दी और एक वॉल यहां खड़ी कर दीजिए, आपको पता चलेगा इस खेत के 3 हिस्से हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। क्या कोई बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये कि अगर मेरे को इस खेत को 4 हिस्सों में बांटना होता, तो अगर मेरे को इसको, अगर बाय द वे देखा जाए 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2 वॉल्स, सही है। अगर बाय द वे मुझे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना होता, तो कितनी वॉल्स खड़ी करता? 3 वॉल्स खड़ी करता। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस, हाँ या ना? ये बात समझ में आती है कि हाँ सर 3 दीवारें खड़ी करो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आती है तो मेरा आप आगे बढ़ने के लिए पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपने पूरा कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट। बेगर्स मेथड में आगे क्या चीज है वो समझने के लिए पहले ऑब्जेक्टिव एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे सपोज करो मेरे पास में 10 कॉइन्स है ना, उनको मेरे को 3 भिखारियों में बांटना है। सारे कॉइन्स आइडेंटिकल है, ठीक है, 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, 2-2 रुपए के सिक्के, 5-5 रुपीज के सेम सिक्के हैं, उनको 3 भिखारियों में बांटना है। कौन से? ये रहे, देखो, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये हमारे को 10 सिक्के हैं, ठीक है, दिख रहे हैं, ये 10 कॉइन्स हैं, इनको मेरे को 3 भिखारियों में बांटना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मुझे इन 10 भिखारियों में बांटना है तो पहले मैं क्या करूंगा, एक तो 10 भिखारियों में ऐसे बांटू। 3 सबसे सही तरीका क्या है, मैथमेटिकल तरीका क्या है? मैं क्या करूंगा, मैं आसपास से कहीं से या जेब में इन 10 सिक्कों के सिवा 2 नकली सिक्के भी लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरे को कितनों में बांटना है? 3 में। मैंने बताया था ना अभी 3 हिस्सों में बांटना, तो 2 वॉल्स खड़ी करो। तो मैं आपकी और वॉल की जगह पर बिल्कुल दिखने वाले सेम टू सेम नकली सिक्के लेके जाऊंगा और उन्हें कहीं पर भी इन जगहों पे फंसा दूंगा। 10 सिक्कों के बीच में अपने 2 नकली सिक्के फंसा दिए, 2 फेक कॉइन्स फंसा दिए, दिख रहे हैं आपको? तो मैं स्टेप भी बताता जा रहा हूं, 2 फेक कॉइन्स को फंसा दो। फंसाते ही क्या हुआ, ये 10 सिक्के मेरे लिए कितने हो गए? 12। सामने मेरे 3 भिखारी खड़े हैं, 3 बेगर्स खड़े हैं। अब मेरे को इन 12 सिक्कों को 3 में बांटेंगे, जिसमें बेगर भी जानता है कि ये जो येलो वाला सिक्का है बेकार है, वो फेंक देगा, ठीक है, बाकी असली सिक्का अपनी जेब में रख लेगा। तो जैसे असली सिक्का अपनी जेब में रखेगा तो एक्चुअल मेरे लिए दुनिया की नजरों में 12 बटे, लेकिन एक्चुअल में मेरे लिए कितने बट रहे हैं? मेरे लिए 10 ही बट रहे हैं, राइट है। तो मेरा जानता ख्याल है वो एक इशू नहीं है। अब क्या करो, सुनो, देखो, पहला क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जो पहला जो भी बैगर है उसको इतना पार्ट दे देते हैं, भाई ये जो येलो सिक्का है इसके ऊपर का तू रख ले,
ठीक है, इसको दे दिया फर्स्ट बेगर को। अब दूसरा येलो सिक्का है ना, उसके साथ वाले को पूरे को उठाएंगे और उठा करके दूसरे वाले को दे देंगे, सेकंड बेगर को दे देंगे, दे दिया। अब आते हैं तीसरे सेट में क्या करेंगे, ये जो बचे हुए हैं सारे के सारे हम तीसरे को दे देंगे एज इट इज। तो एक्चुअल में हमने डिस्ट्रीब्यूशन कहां तक करा, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन यहां तक हो चुका है। तीसरा तो ऑटोमेटिकली ऐसा ही चला गया, माने हमने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो बच गया उसे एज इट इज देना। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दिमाग हमारा तब तक काम कर रहा था जब तक हमने कहा ये नकली सिक्के के ऊपर वाला चल भाई फर्स्ट बेगर, इस नकली सिक्के के ऊपर वाला ये सेकंड बेगर। नाउ जो रिमेनिंग है वो एज इट इज दे दिया। अभी कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहा, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था, सेकंड टाइम तक हो चुका था। तो थर्ड वाला तो उठाएंगे और एज इट इज दे देंगे। समझ रहे हैं आप? हाँ, इसका मतलब ये कि डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ दो जनों का हुआ है, दो पार्ट ही हुए हैं, तीसरा तो ऑटोमेटिकली हो गया। जो बचा था वो तो रिमेनिंग है, वो डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी ना हुआ है। तो दो बातों पे ध्यान देना है। पहला, जितने पार्ट्स में डिवाइड करना है उससे एक कम सिक्के इंट्रोड्यूस कराओ। जैसे मान लो अगर भाई 4 भिखारी में बांटना होता तो मैं 3 फेक सिक्के इंट्रोड्यूस कराता। सही है? अच्छा, अब यहां पे भी एक और बात सुनो, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात। अगर देखा जाए तो मैंने ये कुल मिलाकर के 12 सिक्के दो भिखारियों में बांटे। अरे दो बेगर्स में तो बांटे, तीसरा तो फ्री था। ठीक है, तो एक तरह से ये मेरे लिए अगर कोई पूछेगा कि हाउ मेनी वेज आई हैव टेकन टू डू ऑल दिस थिंग, ये अगर भाई भिखारियों में बांटने के लिए मेरे कितने नंबर ऑफ वेज लगे, तो मेरे तरह से आंसर होगा कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू बेगर्स। क्योंकि मैंने ये सिक्का किसको दूं, चल तेरे को दे देता हूं, ये सिक्का किसको दूं, चल तेरे को दे देता हूं, और तीसरा चल तू ले जा। ऐसे तो होता ना मेरे दोस्त। तो अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, हमने सिलेक्शन जो बेगर्स का करा कब तक करा, फर्स्ट टू तक, तो रिमेनिंग थर्ड तो एज इट इज दे दिया। तो हमने बेगर्स का सिलेक्शन तो किया ही नहीं ना थर्ड वाले के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग टू बेगर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 12 कॉइंस इज 12C2। लेकिन 12C2 अंदर से 10 रियल प्लस 2 फेक C2। अब जरा ध्यान से देखो, ये 2 को क्या मैं 3-1 लिख सकता हूं? 3 बेगर्स में बांटना तो 3-1, और नीचे वाले 2 को भी क्या मैं 3-1 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। सही है। इससे मेरे दिमाग में एक बढ़िया चीज चली, क्या कि अगर बाय द वे 10 अगर 10 ना होकर के n सिक्के होते और सामने p बेगर्स होते, तो n सिक्कों को p बेगर्स में बांटने का तरीका होता n प्लस p-1 cp-1। क्या आप ये बात पकड़े? हाँ सर, हाँ सर। ओ गजब, ये बढ़िया चीज है, तो शानदार है। बस आप ऑडियो ऑन रखना, बाकी तो सब कहानियां आपके पकड़ में आ रही है, आपको पता नहीं है। हाँ, अब इसमें एक चोट बताता हूं, इसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। गड़बड़ ये हो सकती है, इसका एक सेकंड केस और है, ध्यान से सुनना। ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आपके हाथ में जो 10 सिक्के थे और आप जब दो नकली सिक्के डाल रहे थे, रैंडमली डाल रहे थे, तो बाई चांस जल्दबाजी में वो दोनों सिक्के जो फेक थे, वो दोनों सिक्के गलती से एक साथ चले गए। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों सिक्के चिपक गए। अब अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, पहले येलो से पहले का जितने भी कॉइन्स हैं वो तो फर्स्ट बेगर को दे देंगे। भाई ये तो जो है ये हम फर्स्ट बेगर को दे देंगे। भाई ढूंढा, इतने सिक्के उठाए, फर्स्ट बेगर को दे दिया। अब जो सेकंड बेगर है उसके हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये जो सेकंड बेगर है उसके पास में क्या आया, सिर्फ येलो सिक्का, जिसने उसने कहा फेंक दिया और चल दिया। क्या करें, है कि नहीं? और क्या क्या करूं, मैं मर जाऊं? नहीं, कोई बात नहीं, तकदीर है, अगली बार अच्छा मिलेगा, है ना? तो अगर देखा तो फर्स्ट बेगर के पास बढ़िया माल आ गया, सेकंड बेगर के पास कुछ नहीं आया, और तीसरा जो था उसके लिए तो चुनने की जरूरत ही नहीं थी। जीटी उठाया और सारे के सारे सिक्के उठा करके थर्ड बेगर को दे देंगे अपन, है ना मस्त साथ। तो इसका मतलब ये है कि अगर भाई देवे हम, ये सारी कहानियां बाजू में चलती आ रही है, ध्यान रखना, जो मैं बोलता जा रहा हूँ सब आप पढ़ सकते हैं रोक करके। तो कहना मतलब ये कि बाकी बचाओ जो भी था हमने अपनी तरफ से थर्ड बेगर को दे दिया। ठीक है, अब इससे एनालाइज करते हैं। अगर भाई देवे एनालाइजेशन पे जाकर देखा जाए तो हमने एक तरह से वही 10+2 कॉइन्स को दो बेगर्स में बांटा, राइट है? तो बांटा तो फिर से हमारे को पता है कि जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो अपनी तरफ से कितने होंगे, हमारी तरफ से ये नंबर ऑफ वेज वैसे ही रहेंगे। एक सेकंड, मैं थोड़ा सा आगे आया हूं, मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। क्या कि अगर वेज देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 10+3-1 C3-1। और इससे हमने एक फार्मूला बनाया था n+p-1 C p-1। उस चीज को समझते हैं। मान लो हमारे पास n अलाइक कॉइन्स है और p ग्रुप्स में बांटना है, तो हम क्या करेंगे, कितने लोगों में बांटना है, p ग्रुप्स में, p बेगर्स,
अगर मुझे p बेगर्स में भी बांटना है, तो अगर बाय द वे n अलाइक ऑब्जेक्ट्स को मुझे बाय द वे p बेगर्स में बांटना है, तो मैं क्या करूंगा, p-1 एक कम करके नकली सिक्के इंट्रोड्यूस कराऊंगा, ठीक है ना। जैसे मैं एक कम करके p-1 सिक्के इंट्रोड्यूस कराऊंगा, तो मेरे पास टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, n+p-1। मेरे पास टोटल कितने सिक्के हो जाएंगे, मेरे पास टोटल सिक्के हो जाएंगे n+p-1। क्लियर है। अच्छा, और मैं n+p-1 सिक्कों को कितने लोगों में बांटूंगा, p बैगर्स में, लेकिन चुनूंगा कितनों को, p-1 को। क्यों, क्योंकि आखिरी सेट तो एज इट इज देना है, याद है ना। तो कहने का मतलब ये कि आई हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग p-1 पीपल, दो आई नो दैट आई विल डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग p पीपल, बट स्टिल मुझे तो p-1 लोगों को देना है। जैसे उसमें बटेगा अपना काम हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि टोटल नंबर ऑफ वेज विल बी n+p-1 c-1। इसमें वो केस भी शामिल है जब गलती से कोई दो सिक्के चिपक सकते हैं। क्लियर है ना। ऐसा भी केस हो सकता है जिसमें कोई दो सिक्के चिपक जाएं और किसी को कुछ ना मिले, तो हम ऐसे केस में बोलते हैं कि जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया उसका तरीका था नन, वन और मोर वाला। नन, वन और मोर वाला। कहने का मतलब हो सकता है किसी के हाथ में कुछ ना है, किसी के पास में एक या उससे ज्यादा है, ठीक है। वन और मोर, नन, वन और मोर वाला केस रहा, हो सकता है किसी हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अब जरा क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखें हमें से कितने लोग क्लिक कर जाएंगे। Number of ways in which n identical coins can be distributed among p beggars. n सिक्कों को p beggars में बांटना है। क्या किया जाए, सबसे पहले n सिक्कों में p-1 फिक्स सिक्के इंट्रोड्यूस कराए जाए। टोटल सिक्के हो गए n+p-1। उन्हें कितनों में बांटना है, p-1 में। क्यों, क्योंकि लास्ट सेट तो एज इट इज दिया जाएगा, तो नंबर ऑफ वेज विल बी दिस वन। जब ऐसा करेंगे तो हो सकता है किसी के हाथ में नन भी आए, माने दोनों केस हो सकते हैं, या एक या ज्यादा भी आ सकते हैं। इज इट क्लियर, बहुत सिंपल। अच्छा, अब दूसरा, इसी के अंदर दूसरा के टाइटल सुनो। नंबर ऑफ वेज इन विच n identical coins can be distributed among p beggars such that each can receive at least one coin. अब यहां ध्यान से सुनना, वापस एक नई कहानी सुनो, ठीक है। हमारे पास में n कॉइन्स हैं, ठीक है, n कॉइन्स हैं। सामने कितने बेगर्स हैं, p बेगर्स हैं, ठीक है, p बेगर्स हैं। सबको एटलीस्ट वन कॉइन तो चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही। अगर सबको कम से कम एक सिक्का देना है तो एक काम करेंगे। अभी हमारे हाथ में n कॉइन्स हैं, सामने जैसे सामने p भी खड़े खड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबको एक एक सिक्का देना चालू कर दें। एक एक सिक्का दिया तो हमारे को पता चला हमने p कॉइन्स पहले दे दिए, पहले ही दे दो। क्या करो, एक एक सिक्का पहले बांट दो आप। अब कोई भिखारी ये नहीं कह सकता कि मुझे एक सिक्का नहीं मिला, सबको एक एक एक, एक सिक्का बांट दिया। अब आपके पास में रिमेनिंग कितने रह गए वो गिनो आप। जो रिमेनिंग कॉइन्स हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके पास में रिमेनिंग कॉइन्स जो रहे वो n, ठीक है, n से, और आपने क्या किया, उसमें से p कम हो गए, n-p रिमेन रह गए। क्यों, क्योंकि आपने एक एक बांट दिया तो p सिक्के तो कम हो गए। तो आपके पास टोटल कॉइन कितने हैं, आपके पास अब टोटल कॉइन n-p है। अब आपने क्या किया, अब आपने ये पहला पॉइंट समझना, फर्स्ट आपने एक एक कॉइन बांट दिया, सेकंड आपके पास रिमेनिंग कॉइन रह गए n-p, थर्ड नाउ इंट्रोड्यूस p-1 फेक कॉइन्स। हाँ, अब सिक्के अड़ाओ आप सब नकली वाले। जैसे ही आपने n-p सिक्कों में p-1 अपने नकली सिक्के डाले, टोटल सिक्के हो गए n-p प्लस p-1। और अब आप वापस वही खेल चालू कर दो, क्या हो, चलो सामने खड़े हो जाओ, हम बांटेंगे। फिर आपने वही पहले वाला सिक्का येलो के ऊपर वाला सबको दे दिया, दूसरे वाले येलो के ऊपर का सबको दे दिया, तीसरे वाले येलो के बीच का सबको सब दे दिया, ऐसे अब बांटते चले गए। तो टोटल आपने p-1 भिखारियों के बीच में बांट दिया। इतनी तरीके से हो सकता है किसी के पास में कुछ नहीं आया, लेकिन जिसके पास में 0 कॉइन आया वो ये नहीं कह सकता कि आपने उसे कुछ नहीं दिया। क्यों, क्योंकि आप एक एक सिक्का पहले दे चुके थे, तो दुनिया की नजरों में आप एटलीस्ट 1 कॉइन तो बांट चुके हो। तो जब भी आपसे क्वेश्चन वाला ये कहेगा कि कम से कम सबके पास में एक एक सिक्का आना चाहिए, तो उसका तरीका होगा पहले आप एक एक सिक्का बांट करके n-p सिक्के रख लो, फिर उसमें p-1 फेक सिक्के इंट्रोड्यूस कराओ, ठीक है। एक एक के बाद बचे सिक्के, बचे कॉइन्स,
ठीक है। और ये क्या चीज है? फेक कॉइन्स। ये कौन है? P-1 बेगर्स। तो P-1 बेगर्स के बीच में जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, टोटल P बेगर्स में ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सर ये क्या 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 क्या? अब एक बच्चा ध्यान से देख रहा है, क्या क्या क्या? अरे ये P और P तो कटेगा ना। हाँ, तो क्या रह गया? N-1 C P-1। तो याद रखना, ये बड़ा कमाल चीज है। ये N-1 C P-1 तरीके वो तरीके हैं जब आपने P भिखारियों में सिक्के बांटे, और कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास एक भी सिक्का नहीं आया। एटलीस्ट 1 कॉइन तो सबके पास आया। अब इन दो चीजों के ऊपर जब हमने जवाब दे दिया, तो हम इनके ऊपर अब क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। रेडी? मैं तब तक पानी पी लेता हूं, आप इसको लिख डालो एक एक चीज को। होपफुली आपने मेरा ऑडियो बंद नहीं कर रखा है ना? क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मेरी चीजों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब क्वेश्चन करते हैं। 10 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 4 बॉयज। आइडेंटिकल, अलाइक। 4 बॉयज डिफरेंट, अलाइक से डिफरेंट, बेगर्स मेथड तुरंत समझ में आना चाहिए। सच दैट ईच रिसीव नन, 1 और मोर। किसी के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं है वाला केस है, सीधी सी बात। 10 में हम 4-1 सिक्के इंट्रोड्यूस कराएंगे। 10 सिक्कों में 4-1 सिक्के इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसे 4-1 बेगर्स में बांट देंगे। ठीक है ना? क्योंकि 4 बेगर्स में बांटने का मतलब 4-1 बेगर्स में बांटना होता है। ऑटोमेटिकली जो बचा वो सीधे सीधे लेफ्ट आउट है, वो सीधे सीधे देना है। तो इसका मतलब ये कि टोटल मेथड कितने हो गए? ये कितना है? 13C3। खत्म, क्वेश्चन फिनिश। फार्मूला कौन सा यूज हुआ? N+P-1 C P-1। N क्या चीज है? कॉइन्स। P क्या चीज है? नंबर ऑफ बेगर्स। अगर आप बाय द वे कोई किसी किसी का ऐसा दिन होता है कि भाई मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा, तो उसके लिए लिख लो फार्मूला। अब यही चीज को ऐसे भी दिया जाता था। देखो, अब यहां इसी चीज को, इसी क्वेश्चन को ऐसे दिया है किसी ने। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको 10 कर देता हूं। अब ये बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। ये कौन है? ये बेगर्स हैं, और हमें इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, कितने बेगर्स हैं? 4 बेगर्स। तो मैं सबसे पहले इस बात को लिख दूं, 4 बेगर्स। ये क्या चीज है? कॉइन्स। अगर मुझे 4 भिखारियों में 10 कॉइन्स बांटने हैं, तो सबके हाथ में कुछ ना कुछ आएगा। हो सकता है किसी के हाथ में 0 भी आए, लेकिन अगर 0 आएगा तो नन, 1 और मोर के केस में गिना जाएगा। तो क्वेश्चन में एक सामने वाले ने बोला नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव माने ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें 0 शामिल है। तो कहना मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी के हाथ में कुछ ना आए, वो केस भी चलेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहां पर हम पहले से बोल देते हैं कि x1 के हाथ में कुछ नहीं आएगा। हो सकता है x2 के हाथ में भी 0 या 0 से ज्यादा है, x3 के हाथ में भी 0 या 0 से ज्यादा है, x4 के हाथ में भी 0 या 0 से ज्यादा है। हाँ, हम जो भी आंसर देंगे, हर भिखारी को 0 या 0 से ज्यादा जरूर दिला रहे। तो 4 भिखारियों में 10, 4 भिखारियों में टोटल कितने सिक्के हैं? 10 सिक्के आ जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हमारी तरफ से आंसर होगा नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू में n, बोले तो 10 + P-1 C T P-1। इसका मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 13C3। वापिस सेम क्वेश्चन, सेम टू सेम क्वेश्चन। सर ये x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या है? हो सकता है किसी के हाथ में 0 आए या 0 से ज्यादा है। नन, 1 या मोर। ओके, नन, 1 और मोर, नन, 1 और मोर। ठीक है, ओके। अब इसी चीज को थोड़ा और आगे चलते हैं ताकि एक एक चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। अगले ने इसी क्वेश्चन को, जो पिछला क्वेश्चन था ना जिसमें पिछली बार 20 था, इस बार इसने क्वेश्चन में, चलो अपन इसको भी 10 कर देते हैं ना, ताकि आपको पिछला क्वेश्चन ही फील आ जाए। लो 10 कर दिया बस, ताकि मेरे लिए भी नया क्वेश्चन हो जाएगा, आपके लिए भी नया क्वेश्चन हो जाएगा। आप और मैं दोनों अब सेम है। अब 4 भिखारी हैं और 10 सिक्के हैं, 4 बेगर्स एंड 10 कॉइन्स। 4 बेगर्स 10 कॉइन्स। आंसर कैसा चाहिए? नेचुरल नंबर सॉल्यूशन चाहिए। नेचुरल नंबर सॉल्यूशन मींस, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं मेरे दोस्त? 1 से। ठीक है, मींस एटलीस्ट 1 कॉइन तो आए आए, एटलीस्ट 1 कॉइन इज मस्ट। तो ये एक्चुअल में नन 1 का केस नहीं है, एटलीस्ट 1 का केस है। एटलीस्ट 1 का केस कौन सा है सर? एक्चुअल में एटलीस्ट 1 वाले केस की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये वाला, ये जो है ना, ये वाला साइड, ये वाला केस है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था इसमें? फंडा N-1 C P-1 सिखाया था ना। हाँ, तो अगर भाई आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो अब की बार वाले क्वेश्चन में इसने एटलीस्ट 1 वाले केस में यहां पे लेकर आया। तो आप में से सभी को समझ में आ जाना चाहिए, ये कौन है साहब? N, ये कौन है साहब? P। तो अपनी तरफ से आंसर कितना होगा? नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस कितने होंगे? N-1 C P-1। बोले तो अपनी तरह से आंसर हो जाएगा 10-1 C 4-1। सो द आंसर विल बी 9C3। क्वेश्चन फिनिश।
इसमें जो भी आंसर आएगा वो एक या एक से ज्यादा होगा। ऐसे भी समझ सकते थे, पहले हमने यू समझिए, दूसरे तरीके से फटाफट बता दूं तो हमने क्या किया, पहले एक एक सिक्का सबको बांट दिया। 10 में से एक एक सिक्का बांटा, मैंने 4 सिक्के बट गए। 10 में से 4 सिक्के बट गए। अब रह गए कितने सिक्के? 6। भिखारी कितने हैं? 4। ठीक है ना? तो हम 6 सिक्कों में 3 फेक सिक्के इंट्रोड्यूस करेंगे। याद है ना, जितने भिखारी होते हैं उससे एक कम सिक्का इंट्रोड्यूस कराया और फिर उतने भिखारियों में बांट दिया। याद है ना, 4 में बांटना है तो 3 में बांटना होता है। 3 में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा होता है, ऑटोमेटिकली फोर्थ पे तो लास्ट जाता है। क्यों? क्योंकि हम सिलेक्ट कर ही नहीं रहे होते फोर्थ को, तो फोर्थ तो रिमेनिंग है। ठीक है, तो कहना मतलब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज 9C3। फिर से समझ जाए तो आप यूं समझ सकते हैं, राइट। अब क्वेश्चन में अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। अगला, अब समझिए आप, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 29। ठीक है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा मैं आपको इस जगह पर याद दिलाना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा था, राइट है। ये उससे थोड़ा सा अलग माहौल का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है। देखिए, इसे हम x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, इसे y माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, इसे z माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखते हैं, इसे t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसे x1 बोलता हूं। क्या बोल रहा हूं? x1। क्या मैं इसे x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल दूं? इसे x2 बोल देता हूं, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे x3 बोल देता हूं, तो x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसे x4 बोल देता हूं, तो x4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। करेक्ट। अब समझना नेक्स्ट पॉइंट, हमें इक्वेशन दी जा रही है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 29 दी जा रही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूं, x की जगह पर x माइनस 1 इंट्रोड्यूस कराता हूं। क्यों? ताकि मैं उसे x1 बोलूं, कोई मेरे पे ऐतराज नहीं करे। कैसे कराओगे सर? देखो ऐसे, मैं बहुत ही समझदारी से इस x को x माइनस 1 लिखूंगा और इस y को y माइनस 2 लिखूंगा, इस z की जगह पर z माइनस 3 लिखूंगा और t की जगह t माइनस 0 लिखूंगा। ठीक है, अच्छा सामने मैं 23 लिखूंगा। उम्मीद है आप मेरी मैथमेटिकल चालाकी पकड़ गए, पकड़ गए। शायद ये समझ में आया आपको कि कैसे मैंने किया। मैंने एक जना इधर, 2 जना इधर और 3 जना इधर जाकर के माइनस करा दिया, उधर 23 लिख दिया। अब मैं अच्छे से इसे x1, इसे x2, इसे x3, इसे x4 इज इक्वल टू 23 लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो। और अब जब भी मैं आंसर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माने 0 या ज्यादा। माने जैसे ही मैं x1 की बात करूंगा, x1 0 या 0 से ज्यादा है, माने मेरे लिए एक तरह से सॉल्यूशन नन, वन और मोर के सॉल्यूशन है, वन और मोर वाले सॉल्यूशन। क्लियर? तो अगर देखा जाए 4 भिखारियों में 30 सिक्के बांटने, नन, वन और मोर वाले सॉल्यूशन लाने, तो 23 प्लस 4 माइनस 1 C4 माइनस 1 मेरा आंसर हो जाएगा। माने मेरा आंसर होगा 26 C3। कितना सिंपल तरीका है, मतलब मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूं, डुएबल क्वेश्चन है, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, हालांकि मैंने आप में से कई लोगों के लिए थोड़ा सा चालाकी से इसको थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे ले गया, लेकिन ये सब मस्त था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये देखिए, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अब की बार 3 चीजों का सम 10 या 10 से कम रखना है और आंसर हमारे को चाहिए नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव माने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब सुनते ही दिमाग में आ चाहिए नन, वन और मोर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा लेकिन हमने हमारे लिए जितने भी तरीके होते हैं उसमें इक्वल टू, ये फर्स्ट टाइम लेस देन इक्वल टू आया, तो जब लेस देन इक्वल टू तब क्या करना है? अब की बार ये तो डाउट नहीं है, 3 बेगर्स हैं, लेकिन 3 बेगर्स में सिक्के बटने चाहिए 10 या उससे कम। इसे कैसे पढ़ेंगे? 3 बेगर्स हैं, उनमें 10 या 10 से कम भी सिक्के चलेंगे। 10 भी बढ़ सकते हैं, 10 से कम भी बढ़ सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए तरीके 2 हैं। पहला तरीका, हमारे को यहां एक बड़ी इंटरेस्टिंग चालाकी करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, यहां पर आकर के एक अपना खुद का एक पर्सनल भिखारी एंट्री कराएंगे, पर्सनल भिखारी की एंट्री कराएंगे। ये 3 भिखारी तो सरकारी हैं, ये 3 भिखारी तो सरकारी हैं। 3 भिखारी कौन कौन से? x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो अपने सरकार के थे। एक हमने अपना भिखारी भी डाला, ठीक है, तो भिखारी जैसा दिखाने के लिए उसे भी येलो रखते हैं। तो ये पर्सनल भिखारी है, टी अपना खुद का भिखारी है। 4 भिखारी, 3 भिखारी पहले से खड़े थे, अपना वाला आदमी पीछे जाके खड़ा हो गया भिखारी बन करके, वो भी हाथ ला दो और हम 10 सिक्के लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इनमें जब भी बांटेंगे 10 सिक्के बांटेंगे। मान लो मान लो मान लो मान लो मान लो हमने भिखारी को, अपने भिखारी को 0 सिक्के दिए। कितने दिए? 0 दिए। तो उस समय पर x प्लस वाई प्लस जेड के हाथों में कितने सिक्के पहुंच गए? 10।
पूरे 10 पहुंच गए। और हो सकता है जिस दिन हमने इसको एक सिक्का दे दिया कि अपने वाले भिखारी को एक सिक्के दे दिए, उस दिन तीनों भिखारियों के पास कुल मिलाकर के कितने सिक्के गए? 9। और अगर 9 जाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो इसका मतलब यही तो है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 का मतलब 10 से कम आंसर भी चलेगा। सही है ना? तो कहने मतलब हम जितना t को बढ़ाते जाएंगे x प्लस वाई प्लस जेड की ओवरऑल फाइनल वैल्यू उससे कम आती रहेगी। तो कहने मतलब ये तरीका काम कर जाएगा। तो पर्सनल भिखारी का स्कीम बहुत शानदार है। अब समझो, है ना? तो अब यहां पे ध्यान रखना, मैंने ये फंडा तो सिखा दिया, मैं इसको भी लिख देता हूं, ये अपना पर्सनल भिखारी। क्या आपको ये बात समझ में आई? एक पर्सनल भिखारी इंट्रोड्यूस कराओ। अब जैसे ही आप पर्सनल भिखारी इंट्रोड्यूस कराओगे, आपके पास में टोटल बेगर्स हो गए 4, सिक्के हैं 10, तो टोटल वेज हो जाएंगे 10 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, क्योंकि नॉन नेगेटिव चाहिए तो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ये तो कब आंसर आएगा? जब नॉन नेगेटिव सॉल्यूशन चाहिए तब। तो अब हमारा आंसर हो जाएगा 13C3। ठीक है, उम्मीद है यहां तक की बातें आपको पकड़ में आ रही होगी जबरदस्त तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट करिए। देखिए आप में से कितने लोग कर लेंगे फटाफट। लेस देन इक्वल टू 6 है, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए। क्या कहते हो आप लोग? हाँ हाँ करो करो, क्या करोगे? नॉन नेगेटिव लेस देन इक्वल टू 0 सुनते ही पर्सनल भिखारी जिंदाबाद। पर्सनल भिखारी डालो। बोलो क्या करूं? x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 6। सही है, तो एक तरह से 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1 इज माई आंसर। तो कहना है मतलब आंसर इज 9C3। क्या आपको ये बात समझ में आई? कितना मस्त है, सोचो ये बेगर्स मेथड अपने आप में सुपर्ब टाइटल है, सुपर्ब टाइटल। अब देखिए इसी में खतरा कब होता? जब उसने लेस देन इक्वल टू ना बोल करके लेस देन 6 बोल दिया होता। तो अब क्या? अब पर्सनल भिखारी, लेस देन का नाम सुनते ही पर्सनल भिखारी डलेगा। अगर बाय द वे पर्सनल भिखारी डलेगा तो कैसे होगा जरा सुनो। अब की बार हमारे को हर हालत में तीनों भिखारियों के हाथ में 6 से कम सिक्के चाहिए। तो हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी इज इक्वल टू 6 लिख रहे हैं, लेकिन साथ में बाजू में दुनिया को बता रहे हैं कि टी माने जो हमारा भिखारी है वो हमेशा एक या ज्यादा सिक्के रखेगा। जैसे मान लो हमने अपने भिखारी को, अपने पर्सनल भिखारी को एक सिक्का दे दिया, तो इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड के पास कितने गए? 5। 5 6 से छोटा होता ही है। अगर भाई आपने 2 सिक्के दे दिए तो x प्लस वाई प्लस जेड के पास में कितने सिक्के गए? 4, क्योंकि आपने अपने वाले आदमी को 2 दे दिए। सही है, तो आपको फंडा तो समझ में आ गया। अब ये मैंने आपको सिखाया था कि जब भी जैसे t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो क्या करोगे? आप इसे लिखोगे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, कैसे सिखाया था? t ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो तो t माइनस 1 लिखो पहले इज इक्वल टू 5। बहुत ध्यान से सुनना ये स्टेप, शायद आप में से किसी के मिस हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस में कितना? t माइनस 1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसे लिखो x, इसे लिखो y, इसे लिखो z और इसे लिख दो w इज इक्वल टू 5। ठीक है, जैसे ही आप ऐसा करोगे आपके पास में हमेशा w के पास जो भी आंसर आएगा वो 0 या 0 से ज्यादा होगा, और w की वजह से जो आपके पास में t के पास आंसर आएगा वो 1 या 1 से ज्यादा चला जाएगा। ठीक है, अच्छा तो एक तरह से ये 5 सिक्के 4 भिखारी में बांटने हैं, तो टोटल तरीके 5 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, कहने का मतलब आंसर इज 8C3। बहुत क्लासिक थॉट है, पूरी कहानी की बहुत क्लासिक थॉट है। ठीक है, उम्मीद है ये बात भी यहां तक भी पकड़ में आ रही होगी। अगला, डिस्ट्रीब्यूट 2 एप्पल्स 3 मैंगोज 4 ऑरेंजेस बिटवीन, मतलब SGR। ठीक है, सो दैट ईच कैन रिसीव नन वन और मोर फ्रूट्स आर अलाइक। ओके, माने ये अलाइक चीजें हैं और इसको हमको डिफरेंट डिफरेंट में बांटना है। ठीक है ना भाई, डिफरेंट लोगों में बांटना है। ओके, अगर भाई मेरे को अलाइक को डिफरेंट बांटना है, बेगर्स मेथड ही लगेगा, सिवाय उसके कुछ लग नहीं सकता। तो जब मैं 2 एप्पल्स को बांट रहा हूं, पहले मैं 2 एप्पल बांटूंगा, तो एक तरह से मुझे s प्लस जी प्लस आर मिला करके 2 लाना है। 3 भिखारियों में 2 चीजें बांटनी है। ठीक है, फिर ठीक है, देन अब मैं किसको बांटूंगा? 3 मैंगोज को, तो s प्लस जी प्लस आर के अंदर 3 मैंगोज बांटने, फिर देन s प्लस जी प्लस आर के बीच में मुझे 4 ऑरेंजेस बांटने। ओके, फिर कुछ नहीं। देखो अगर भाई मुझे इनके बीच में 2 बांटना है तो क्या तरीका रहेगा? ठीक है, 2 प्लस 3 माइनस 1, याद है n प्लस पी माइनस 1 सी पी माइनस 1, फिर 3 प्लस 3 माइनस 1, 3 भिखारी 3 आदमी 3 कॉइन्स, है ना, और C3 माइनस 1। ठीक है, फिर 4 प्लस 3 माइनस 1 C3 माइनस 1। फाइनली अपना आंसर हो जाएगा, फिनिश। आप चाहो तो इसे और सफाई से लिख सकते हो, 4C2 5C2 6C2, इतने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे।
ठीक है, तो आप में से कई लोग अब यहाँ पर अगर बाय द वे देखा जाए तो कर सकते हो, है ना? चलिए, ठीक है। तो बस ये बहुत छोटा सा टाइटल, और इसी के साथ में बस मेरा तो ख्याल है अब आज के दिन के लिए अपन अलविदा लेते हैं। कल के दिन पे अपन इसको वाइंड अप करेंगे कैसे भी, ठीक है। तो तब तक के लिए वापस अपने बहुत प्यारे से संदेश के साथ आज अपन ने काफी सारे क्वेश्चंस करे, ठीक है। याद रखना है, माता पिता से खूब सम्मान पाना है, कोशिश है तो जारी रहे, भाई बहनों से प्यार मोहब्बत चलती रहे, नोक झोंक से बचें, मास्क अवश्य पहने, हिंसा से बचना है, ठीक है। जय हिंद।